Hello students, welcome on to Smita classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 7, Future Kids Science, and we have already done many of its chapters, and we were doing the 17th chapter, Forests Our Lifeline. We have done two parts of this chapter, and today we will do the third and then concluding part of this chapter. We will start reading. Destruction of forests. Half of the forests that originally covered 48% of the land surface are destroyed. Only 1/5 of the Earth's original forests remain in the natural form. Clearing of land by indiscriminate cutting of trees is called deforestation. This affects the ecosystem greatly. Some important consequences of this action are as follows. The indiscriminate cutting of forests has led to loss of plants and trees which have provided man with herbs, medicines, fruits, gums, resins, timber, etc. If forests disappear, the carbon dioxide level in the air would increase, resulting in the decrease in the Earth's temperature. Once the plants and trees in the forest are destroyed, it would lead to the decline of animal population as their habitat is destroyed. It will lead to imbalance in the ecosystem. When removal of forest cover, the soil becomes exposed to the rain and wind. This causes the loss of mineral salts from the soil. The soil eventually becomes less fertile. The soil is now easily washed away by the rain. This causes landslides. Soil that is washed into rivers and lakes causes these waterways to become shallower. This increases the risk of flooding during heavy rains. Forests help in bringing rain, stabilizing temperature, and keeping the environment clean and healthy. In their absence, the whole environment shall become dull and barren. Out of 148 countries lying within the original forest zone, 82 countries have lost all their intact forest landscapes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की तबाही कैसे हो रही है. पहले था कि जितना भी ज़मीन का सरफेस है, लैंड सरफेस है, उसका 48% पार्ट जो है वो जंगल से कवर्ड था. ठीक है, लैंड सरफेस का 48% पार्ट जो है जंगल से कवर्ड था, फॉरेस्ट से कवर्ड था 48%. हाफ ऑफ द फॉरेस्ट दैट कवर्ड ओरिजिनली कवर्ड 48% लैंड सरफेस आर डिस्ट्रॉयड. तो वो जो 48% है उसका 24% पार्ट फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. ठीक है, और सिर्फ जो है जितना फॉरेस्ट था हमारे पृथ्वी के ऊपर उसका सिर्फ 1/5 पार्ट, अगर 5 भागों में हम फॉरेस्ट को डिवाइड कर देंगे सिर्फ उसका 1 पार्ट बचा हुआ है ना. तो 1/5 पार्ट जो फॉरेस्ट का है टोटल पृथ्वी पे, उसका बस 1/5 पार्ट अभी अपने नेचुरल फॉर्म में बचा हुआ है. जैसे कुदरत ने दिया था वैसे ही बचा हुआ है. अब क्यों ऐसा हुआ है? डिफॉरेस्टेशन के कारण, है ना. डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ लैंड बाय इनडिस्क्रिमिनेट, क्लियरिंग ऑफ लैंड बाय इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज. देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों को घर बनाने के लिए, सब करने के लिए लोग क्या गए, जंगल को काटते गए एग्रीकल्चर करने के लिए. और जंगल को भी काटने की एक सीमा होती है ना, कि आप हिसाब से काटेंगे कहाँ किस एरिया में कितने पेड़ काटने हैं ताकि वहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन रहे. तो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज हुआ, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो गई. ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन वो कहलाता है. जब लैंड को हम क्लियर करते हैं अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, बिना कुछ सोचे समझे, तो वह डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. इसके कारण इकोसिस्टम पे बहुत भी बुरा असर पड़ता है. नेचुरली इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. कुछ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ उसका रिजल्ट क्या हुआ जब ये डिफॉरेस्टेशन हम लोग करने लगे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ. लॉस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जितने भी पेड़ और पौधे थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे जो कि मनुष्य को हर्ब्स देते थे, है ना, जिन छोटे छोटे पौधे जिनसे दवाइयाँ मनुष्य को मिलती थी. ठीक है, हर्ब्स, तुलसी वगैरह टाइप के प्लांट, मेडिसिन्स जिनसे मिलता था पेड़ों से, साथ ही साथ फ्रूट्स जिन पेड़ों से मिलता था, गम हमको मिलता था, रेजिन जो लाख बोलते हैं, जैसे इन्वेलप वगैरह सील करते हैं, तो रेजिन्स मिलता था, टिम्बर मिलता था फर्नीचर बनाने के लिए. वो सभी कुछ मिलना कम हो जा रहा है क्योंकि पेड़ ही ख़त्म होते जा रहे हैं. तो ये सब कुछ हम लोग को नहीं मिलेगा. अगर फॉरेस्ट सारे ख़त्म हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. पेड़ ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करेगा. और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा है गाड़ियों, इंडस्ट्रीज, ये सब से. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, पृथ्वी हमारी गर्म होती जाएगी. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ब्लैंकेट के जैसा काम करने लगता है और अर्थ के रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है. अर्थ हीट होता जाएगा पर वह रेडिएशन एटमॉस्फेयर से होकर बाहर नहीं जा पाएगा. तो इस तरह पृथ्वी का टेम्परेचर
बढ़ने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे नीचे लेवल पे रहता है ना, जैसे हमारे अर्थ की थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर लेवल पे ही रहता, बहुत ऊपर ऊपर नहीं रहता है क्योंकि वो थोड़ा हैवी गैस होता है। एक बार प्लांट्स और ट्रीज फॉरेस्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, एनिमल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स को रहने के लिए कौन सी जगह होती है, जंगल ही होते हैं, और जंगल के पेड़ पौधे अगर कट जाएंगे तो एनिमल्स को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो उनका पॉपुलेशन घट जाएगा, एनिमल्स की जनसंख्या घट जाएगी। और अगर एनिमल्स की जनसंख्या घट गई तो क्या होगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। हमने पहले भी फूड चेन में पढ़ा है कि कैसे इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे जैसे फॉरेस्ट का रिमूवल हो जाता है ना, पेड़ पौधे हम काट दिए, नीचे का वेजिटेशन भी हमने उखाड़ दिया जो नीचे के लेयर में होता है ज़मीन के ऊपर ऊपर, तो ज़मीन पूरा खुला बैरन हो गया है, ठीक है। सॉयल एक्सपोज टू रेन एंड विंड, अब जब भी बारिश हो गई है, जोर की हवा चलेगी, मिट्टी को पकड़ के बांध के रखने के लिए कुछ रूट्स नहीं है, कोई पेड़ों की जड़ें नहीं, मिट्टी खुला पड़ा है। जब जोर की हवा चलेगी या बारिश होगी तो क्या होगा कि सारी ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो बह के चला जाएगा या उड़ के चला जाएगा, जिसके कारण जो मिनरल सोर्स है सॉइल का वह भी चला जाएगा और धीरे धीरे सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ शक्ति उसकी कम हो जाएगी। सॉइल आसानी से रेन से भी धुल के चला जाएगा ना, पहाड़ों के ऊपर की मिट्टी बारिश के पानी से धुल के चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पहाड़ खिसक खिसक के नीचे आ जाएंगे, लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। और फिर वो मिट्टी बह बह के पहाड़ों के ऊपर से बह बह के वो मिट्टी नदियों के साथ हो के कहाँ चल जाएगी, नदियों के रिवर बेड में, नदियों के बॉटम एरिया में जमा हो जाएगी, रिवर बेड में जमा हो जाएगी और लेक्स में भी जमा हो जाएगी। उसके बाद जब बहुत बारिश होगी और जोर का पानी उस नदी में आएगा तो वो पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो आगे बह ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे तो पूरी मिट्टी भरी हुई है और अब वह इतना गहरा नहीं है, वो नदी का सरफेस अब इतना गहरा नहीं है, तो पानी साइड में बह जाएगा और साइड के जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज है, खेत खलियान है, सब में पानी भर जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर में जगह ही नहीं बचा, रिवर में तो मिट्टी भर गई है, ठीक है। तो इससे हमेशा ये चांस होता है कि बाढ़ आने का खतरा हमेशा रहता है। फॉरेस्ट हमने पहले भी पढ़ा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वह बरसात लाते हैं, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं ना, टेम्परेचर को कूल रखते हैं फॉरेस्ट सब, और जो है एनवायरनमेंट को भी क्लीन और हेल्दी रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को देते हैं एनवायरनमेंट में, एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट पूरा डल और बैरन हो जाएगा, डल और पूरा बैरन हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी गर्मी बहुत रहेगी, प्योर एयर नहीं मिलेगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, सूखे रेगिस्तान में बदलता चला जाएगा हमारा एनवायरनमेंट। टोटल 148 कंट्रीज़ जो है उसमें ओरिजिनल फॉरेस्ट जोन था, है ना, शुरुआत से ही उनमें बहुत जंगल थे, 148 कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 82 कंट्रीज़ अपना सारा फॉरेस्ट लैंडस्केप खो दिया है। उनमें से 82 कंट्रीज़ का जो जंगल का एरिया था वो पूरा ख़त्म हो चुका है 148 कंट्रीज़ में से। आगे हम लोग पढ़ेंगे वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव, ए ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द country in the first week, 1st to 7th of July every year. Every year, lakhs of saplings of different tree species are planted with active involvement of government agencies like the Forest Department. The first ever national awakening to the necessity of planting trees and attempts at tree rehabilitation on a national scale came in July 1947 with a successful tree plantation drive in Delhi. This was the first tree plantation festival of India in which national leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad and Abul Kalam Azad participated along with many others. The main objective of celebrating Tree Plantation Week was to focus people's attention on the importance of planting trees. In early 50s, this movement was named Van Mahotsav by late K.M. Munshi during his tenure as India's Union Minister of Agriculture. The Van Mahotsav is a symbol of unending movement towards a greener, cleaner and safe India. The Chipko movement started in Tehri Garhwal is an example in which illiterate village people came forward to embrace the trees to protect their commercial felling. It was one of the first movement that involved the active participation of women. वन महोत्सव है ना, ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल है कि पेड़ों को लगाने का त्यौहार है। वो पूरे देश में कब किया जाता है? जुलाई के पहले वीक में किया जाता है, 1st of July से 7th of July हर साल किया जाता है वन महोत्सव। और लाखों लाख छोटे छोटे पौधे जो हैं
पौधे के चारे जो हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें लगाया जाता है। और उनको लगाने में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो भी काम करता है, सब आते हैं, लोगों में पौधे बांटे जाते हैं और उनको लगाया जाता है जगह ढूंढ के। यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद भी लगाता जाता है। पहली बार यह फील हुआ कि यहाँ पेड़ लगाने चाहिए, वो कब फील हुआ? और ये सोचा गया कि नहीं, ट्रीज़ को रिहैबिलिटेट करना है, नए नए पेड़ होना ज़रूरी है। वो 1947 में हुआ और पहली बार एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया दिल्ली में, जहाँ कि यहाँ पेड़ लगाए गए और वो बहुत ही सफल हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। वो पहला प्लांटेशन फेस्टिवल इंडिया का था, पहला वृक्षारोपण त्यौहार था इंडिया का, जिसमें कि नेशनल लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आज़ाद, ये सब जो हैं, ये सब मिलके इन लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, दूसरों को भी एनकरेज किया पौधे लगाने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीक का पौधे लगाने का? कि लोगों का हम ध्यान आकर्षित कर पाए कि क्यों यह महत्व है, क्या महत्व है पेड़ लगाने का, है ना, इम्पोर्टेंस क्या है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ का, उस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हम कर पाए। उसके लिए जब अर्ली 50s था, मतलब 1950s का जब समय आया, ठीक है, तो उस समय जो है ये मूवमेंट को वन महोत्सव का नाम किसने दिया? पहले तो ये ट्री रिहैबिलिटेशन ड्राइव था, फिर वन महोत्सव का नाम इसे KM मुंशी ने दिया, जो कि पहले इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर थे, है ना, खेती खलिहान के मिनिस्टर थे वो इंडिया के। उन्होंने अपने काम के समय, जब वह मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने इसे वन महोत्सव का नाम दिया। वन महोत्सव जो है वो एक अनएंडिंग मूवमेंट है, ऐसा आंदोलन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ताकि इंडिया एक और भी हरा भरा देश रहे, साफ़ सुथरा देश रहे और सुरक्षित देश रहे, उसके लिए, ठीक है। टेहरी गढ़वाल जो है ना, उत्तराखंड के साइड का जगह है, वहाँ पे चिपको मूवमेंट एक शुरू हुआ था। उसमें गांव के जो अनपढ़ लोग थे वो लोग आके पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों को गले लगा के रुक गए ताकि पेड़ नहीं कटे, है ना। गवर्नमेंट को उन्होंने पेड़ काटने से रोका, कि दूसरे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कि बाहर के स्मगलर्स लोगों को उन्होंने पेड़ काटने से रोका कैसे? खुद आके वह पेड़ से चिपक गए, ठीक है। वह पहला मूवमेंट था जिसमें कि औरतों ने, स्त्रियों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, वे खुद भी आके पेड़ से गले लग के उन्हें चिपक के रह गई पेड़ों से, ताकि पेड़ नहीं कटे। Conservation of forest. It is very important to conserve forest to maintain a balance in nature. This is possible by the following ways. Overgrazing should not be allowed. Continuous afforestation programs should be undertaken. Wildlife should be protected. People should be made aware about the usefulness of forests. Cutting of trees should only be allowed with the condition that twice the number of trees cut will be planted. Alternate sources of energy have to be found. The use of firewood should be discouraged to reduce pressure on more valuable natural resources. Forest fire should be controlled by the use of anti-fire solution, fire bleakness, etc. Forest nurseries should be established. These will help in afforestation. Social forestry and agroforestry should be introduced to fulfill other needs. Paper should be recycled to conserve forests. अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट को बचाना, ठीक है। तो फॉरेस्ट की रक्षा करना, फॉरेस्ट को बचाना, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग के जितने भी जंगल हैं हम उनको बचा के रखें, ताकि जो है हमारे प्रकृति में एक बैलेंस बना रहे, नेचर में बैलेंस बना रहे। वो किस तरीके से कर सकते हैं? पहला, ओवर ग्रेजिंग शुड नॉट बी अलाउड, है ना। जो ये कैटल होते हैं, गाय, भेड़, बकरी, है ना, ऑक्स, ये सब क्या करते हैं? जाके घास चरते हैं जगह जगह पे, और जब वो घास चर जाते हैं तो उसके बाद वो मिट्टी जो है पूरी बैरन हो जाती है, घास भी नहीं रहता है मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए। तो बहुत ओवर ग्रेजिंग नहीं अलाउ करना चाहिए। किसी एरिया में कुछ दिनों के लिए कैटल को छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद उनको दूसरे एरिया भेज देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूस एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, लगातार पेड़ वृक्षारोपण प्रोग्राम चलना चाहिए, वृक्ष लगाते रहने चाहिए, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम लगातार चलने चाहिए और लोगों को वृक्ष लगाते रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, है ना, जंगल के जानवरों को भी रक्षा करनी चाहिए, और जंगल में जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं जो कि दवाई के रूप में काम करते हैं, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को जागृत करना चाहिए कि आखिर ये जंगल हमारे लिए किस तरह काम आते हैं, क्यों उपयोगी हैं जंगल हमारे लिए।
अगर पेड़ काटने की ज़रूरत है फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तब वो एक कंडीशन देना चाहिए कि अगर आप 1 पेड़ काटेंगे तो आपको 2 पेड़ लगाना पड़ेगा, अगर आप 100 पेड़ काटेंगे तो आपको 200 पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा एक कंडीशन देना चाहिए, जब लोग लगाएंगे फिर उन्हें अलाउ करना चाहिए पेड़ काटने के लिए। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी फाउंड। देखिए गाँव वगैरह में क्या होता है कि लकड़ियाँ जला के लोग खाना पीना बनाते हैं, वो फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो अगर उनको दूसरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल जाए, ठीक है, जिसको वो जला सके, तो इस तरह ये एक बहुत ही मूल्यवान नेचुरल रिसोर्स है। लकड़ियाँ जो हैं, पेड़ जो हैं, वो बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। हम उनको बचा सकते हैं अगर हम उनको दूसरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी दे, जैसे कि सोलर पावर दे या नेचुरल गैस की कनेक्शन हम दें उनको, कि गैस सिलेंडर के थ्रू वो खाना बनाए। तो इस तरह जो है फायरवुड का खर्च कम होगा। या फिर अगर जब वो आग जलाते हैं, आग तापने के लिए ठंड के दिनों में उसमें इलेक्ट्रिक हीटर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाए, तो बहुत हद तक हम इस मूल्यवान प्राकृतिक संपदा को बचा सकेंगे। फॉरेस्ट फायर शुड बी कंट्रोल। जंगल में देखिए गर्मी के दिनों में कई बार आग लग जाती है, जब सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, ऊपर से बिजली के तार अगर गए हैं तो उनसे शॉर्ट सर्किट लग के आग लग जाती है कई बार। या लोग पिकनिक बना के आग जलता हुआ छोड़ देते हैं, या सिगरेट पी के वहाँ फेंक देते हैं, तो उससे आग लग जाती है। तो इसलिए जंगल के आग को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पे एंटी फायर सॉल्यूशंस वगैरह रखना चाहिए, है ना। वहाँ पे जो है किस तरह आग ना लगे उसके लिए कुछ समाधान खोजना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए कि अगर आप पिकनिक भी मना रहे हैं तो उसके बाद आग को पूरी तरह से बुझा के जाए। ठीक है, ये सब कोशिश करनी चाहिए। फॉरेस्ट नर्सरीज शुड बी इस्टेब्लिश्ड। अब है कि देखिए नर्सरीज क्या होती है, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे के चारे या छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, है ना, बेचते हैं लोग वहाँ से खरीद के जाके अपने घरों में लगाते हैं। कि जहाँ उसी तरह पेड़ों की, जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी भी नर्सरीज होनी चाहिए, जहाँ से लोग छोटे छोटे पौधे खरीदे, है ना, शिशु पौधे खरीदे और उन्हें जाके लगाए। इस तरह जंगल बढ़ता रहेगा। तो नर्सरीज होनी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये शुड बी इंट्रोड्यूस टू फुलफिल अदर नीड्स। अब है कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, खासकर इस तरह के जंगल लगाने चाहिए कि उनको थोड़ा क्लियर करके हम एक जगह पे खेती कर सके, और ख़ासकर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए उन जगह पे जो कि हमारे मनुष्य के यूज़ आएगा। जिस तरह का पेड़, सब मेडिसिन के पेड़, है ना, उस तरह के पौधे लगाने की भी कोशिश करनी चाहिए, उस वैसा टाइप का। और सोशल फॉरेस्ट्री, समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, टिम्बर की मान लो ज़रूरत है फर्नीचर बनाने के लिए, तो इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए लोगों को मिलकर, कि जहाँ पे ये सब पेड़ कमर्शियली उगाया जाए, ताकि उनको काटा जाए फिर लगाया जाए बार बार। ठीक है। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड। और देखिए जितना पेपर हम लोग वेस्ट करते हैं, एक साइड लिखे एक साइड छोड़ देते हैं, तो हम लोग को फुल यूज़ करना चाहिए पेपर का, क्योंकि पेड़ कटते हैं पेपर बनने के लिए। तो अगर और फिर जो पेपर हम यूज़ कर ले उन्हें हम कबाड़ी वाले को दे दें, तो वो रिसाइकल करके उन्हें फिर मार्केट में ले आता है, उन्हें मशीन में डाल के रिसाइकल करके लाया जाता है। तो इस तरह जो है पेपर को हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जितना हम पेपर को बार बार यूज़ कर पाएंगे तो पेड़ कटने कम हो जाएंगे। तो ये सब तरीके हैं कि किस तरह हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।